आज के पाठ का शीर्षक है हिंदी आलोचना का आरंभ। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप भारतीय युग में हिंदी आलोचना के आरंभ को जान सकेंगे, हिंदी आलोचना के आरंभ पर पश्चिम के प्रभाव को जान सकेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के मूल्यांकन के प्रति दृष्टि को जान सकेंगे, देश की स्थिति और पराधीनता के सरोकार से परिचित हो सकेंगे, राष्ट्र की भाषा की चिंता से परिचित हो सकेंगे। हिंदी आलोचना के आरंभ के केंद्र में 3 निबंधों का विशेष रूप से महत्व है। बालकृष्ण भट्ट का 1881 में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित आलेख साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का 1881 में ही आनंद कादंबरी में प्रकाशित दृश्य रूपक व नाटक तथा इसके 2 वर्ष बाद 1883 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अथवा दृश्य रूपक। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि इन तीनों निबंधों ने ही हिंदी आलोचना की नींव रखी थी। भट्ट जी ने यह स्पष्ट किया कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सभी आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। प्रेमघन ने लिखा, इधर के बने नाटक तथा अंग्रेजी, बंगला इसी रीति से हमारी भाषा के भी और गुजराती, महाराष्ट्री से भी जांच कर नए तरह पर खासकर इस नागरी भाषा में कोई ग्रंथ होना अत्यंत आवश्यक है। भारतेंदु का विचार था कि यद्यपि हिंदी भाषा में 10-20 नाटक बन गए हैं, किंतु हम यही कहेंगे कि अभी इस भाषा में नाटकों का बहुत ही अभाव है। आशा है कि काल की क्रमोन्नति के साथ ग्रंथ भी बनते जाएंगे और अपनी संपत्तिशालिनी ज्ञान वृद्धा बड़ी बहन बंग भाषा के अक्षय रत्न भंडागार की सहायता से हिंदी भाषा बड़ी उन्नति करे। तीनों वक्तव्यों से स्पष्ट है कि साहित्य सृजन के साथ जन सरोकारों की व्यापक चिंता और हिंदी भाषा की उन्नति आरंभिक हिंदी आलोचना के केंद्र में थी। भारतीय युग में हिंदी आलोचना का आरंभ मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध तथा पुस्तक समीक्षाओं द्वारा हुआ था। भारतीय मंडल के सदस्य लेखक होने के साथ कुशल संपादक भी थे। उस समय हिंदी में लिखना और पत्रिका का संपादन करना घर फूंक तमाशा था। न केवल भारतेंदु ने अपनी सारी संपत्ति हिंदी के लिए लुटा दी, अपितु बालकृष्ण भट्ट की तो एक आँख ही 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन करते हुए चली गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादंबिनी साहित्यिक पत्र थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य, प्रबंध और कविताएं निकला करती थीं। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थककर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी, 8 माह बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इन विषम परिस्थितियों ने उनके साहस को कम नहीं किया था। उन्हें अपने गंभीर दायित्व का बोध था कि वे एक ओर समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर करने तथा दूसरी ओर खड़ी बोली हिंदी को सशक्त भाषा बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, भारतीय युग के एक ओर मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। साहित्य में देश के एक बढ़ते असंतोष को प्रकट करना भर न था। सदियों से चले आते समाज की हड्डियों में बसे हुए सामंती कुसंस्कारों से भी मोर्चा लेना था। यह दूसरा काम कठिन था। जनता के पुराने संस्कारों को छूना, उसके धर्म को चुनौती देना था। एक बार हुस्काई जाकर जनता सभी नए विचारों को संदेह से देखने लगती, परंतु भारतेंदु और उनके साथियों ने इसकी चिंता न करके दृढ़ता से अपना युद्ध छेड़ दिया। नास्तिक क्रिस्तान कहे जाने पर भी उन्होंने अपना सुधार का मार्ग न छोड़ा। अपनी मृत्यु से लगभग 1 वर्ष पूर्व उन्होंने बलिया के ददरी मेले में अपने 2 नाटकों सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी का मंचन किया और भाषण देते हुए देशवासियों का आह्वान किया, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं,
उन चोरों को वहाँ यहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नत पथ की कांटा हों उनकी जड़ को खोद कर फेंक दो, कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जाति से बाहर न निकाल दिए जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई सुधार देश में संभव नहीं है। यह केवल भारतेंदु का भाषण नहीं है, अभी तो उनके लेखन के केंद्र में बैठा ऐसा विचार है जिससे उनकी रचना और आलोचना का स्वरूप और शक्ति प्राप्त करती है। उन्हीं के साथ ही बालकृष्ण भट्ट, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत ग्रंथों को पढ़कर अपने समय के लिए प्रासंगिक और अनुकूल टिप्पणियाँ की, जो आज भी प्रासंगिक हैं। वे देश की जातीय एकता को बनाए रखना चाहते थे। जातीय एकता और प्राचीन ग्रंथों का आंख मूंद कर पारायण दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए उन्होंने पुराणों की प्रासंगिकता पर विचार किया और लिखा कि हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण ही की कृपा है। राधाचरण गोस्वामी ने मृत्यु पूर्व किए जाने वाले गोदान, सुधाकर द्विवेदी ने जात, वर्ण, छुआछूत तथा विदेश जाने पर जाति से बाहर किए जाने को अवैज्ञानिक मानते हुए अपना मत रखा और बताया कि यह एक प्रकार का पाखंड है जो समाज को जड़ बनाए रखने के लिए लाया गया है। वे मानते थे कि यदि कोई विदेश जाकर अपने प्राप्त ज्ञान से हमारे देश के अज्ञान को दूर करता है तो मैं उसे ऋषि मानूंगा। उन्होंने समयानुसार धर्मशास्त्र की व्यवस्थाएं बदलने और युगानुकूल उनकी व्याख्या करने पर जोर दिया। यह कहने पर उन्हें धर्माचार्यों की खरी खोटी सुननी पड़ी थी, लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। यह एक प्रकार से अपनी परंपरा का मूल्यांकन ही नहीं, अपितु विकास था। परंपरा विकासशील है, इसलिए ज़रूरी है कि समय के अनुसार उसकी विवेचना हो। भारतीय युग की आलोचना का यह खरापन आधुनिक प्रगतिशील आलोचना के मूल में है, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रभृति आलोचकों ने सींच कर बड़ा और सघन किया था। भारतीय युगीन आलोचना अपने समय की चुनौतियों को स्वीकार करने वाले ग्रंथों की रचना को महत्वपूर्ण मानती थी। अतीत मोह से मुक्ति उसकी पहली विशेषता थी। प्राचीन काल में लिखे गए सर्वोत्तम ग्रंथ उस समय की आवश्यकता थे, लेकिन समय के बदलने के साथ ग्रंथों की सृजन प्रक्रिया में भी बदलाव आना आवश्यक था। बालकृष्ण भट्ट ने इसी विषय पर 1881 में एक लेख साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है में अपनी इन्हीं चिंताओं को स्पष्ट किया था। वे कहते हैं, साहित्य यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। कहना न होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में इसी विचार को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की मान्यता थी कि साहित्य केवल आविजात्य वर्ग का नहीं, अपितु जन समूह के हृदय का विकास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि साहित्य में समय समय के आभ्यंतरिक भावों का प्रकटीकरण भी आवश्यक है। इस उद्धरण को रीतकाल के विरोध में पढ़ा जाना चाहिए। कहना न होगा कि रीतकाल से मुक्ति भारतेंदु और द्विवेदी युगीन सृजन तथा आलोचना के लिए चुनौती थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य थे, ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की तृतीय अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए इस चिंता की ओर प्रमुखता से ध्यान खींचा था। साहित्य का संगठन समय के अनुसार हुआ करता है। उस समय जबकि बने वे ग्रंथ हैं, उससे अधिक की लोगों को आवश्यकता न थी। रुचि भी ऐसी ही अधिकांश लोगों की हो रही थी। विशेषतः हमारे देश के राजा बाबू और अमीरों का श्रृंगार ही से काम था, वही उनकी माता थी। उसी की अधिक संख्या कविता में पाई जाती है। आज समय दूसरा है। देश की दुर्दशा ने सबकी मुटाई झाड़ दी है। अक्ल ठिकाने आ गई है। अब वे बातें नहीं जचती। इसी से आज की आवश्यकता को आजकल के सुलेखकों और ग्रंथकारों को पूरी करनी चाहिए। वे ही इसके उत्तरदाता हैं। उन्हें अब अपने साहित्य के शून्य स्थान को भरना चाहिए
और लोग इसके लिए सचेष्ट भी हो रहे हैं। यही नहीं, प्रेमगंजी ने हिंदी के पहले उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में 21 पृष्ठों में समीक्षा कर यह स्पष्ट कर दिया कि समीक्षा में कृति की अच्छाइयों और बुराइयों को साफ साफ बताना चाहिए। जानना चाहिए कि यदि यह संयोगता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया है तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इसका नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं। एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण गर्भांग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने में पर्दा बदला जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भांक में 3 स्थान बदल डाले। पहले तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीत इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वह तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया था। यह खरी समीक्षा थी जिसमें अपने समय के साथ नाटक की गहरी सूझबूझ तथा इतिहास की जानकारी भी परिलक्षित होती है। यह समीक्षा आज भी एक चुनौती है। इतनी लंबी समीक्षाओं का रिवाज अब नहीं है, पर यह तो तय है कि लंबी समीक्षा विषय के साथ न्याय करती है। प्रेमगंजी की समीक्षा का विस्तार बताता है कि वे न केवल अपने समय की आलोचना का आधार निर्मित कर रहे थे, अपितु भविष्य की आलोचना के मानक भी गढ़ रहे थे। इसी नाटक की समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने भी हिंदी प्रदीप में की थी, जिसमें वे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास की उपस्थिति को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कहते हैं, क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुरावृत्त की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही यह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तान गो और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आंतरिक भाव किन पहलुओं पर ढलके हुए थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले पहल समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों के द्वारा कीजिए। केवल क्लिष्ट भाषा बोलने ही से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या, वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते। यह ऐसी समीक्षा है जो अपने समकालीन कृतिकार को उसके विषय परिवर्तन से लेकर भाषा तक में घेरती है, उसकी अविश्वसनीयता को शक के दायरे में लाती है और बताती है कि ऐतिहासिक नाटकों से पाठक तथा दर्शक की अपेक्षा क्या है। भट्ट जी ये मानते थे कि औपचारिक समीक्षा निकृष्ट कर्म है, इसलिए वे समीक्षा के लिए समीक्षा नहीं करते थे, वरन विस्तार में जाकर नाटक की कमियों को रेखांकित भी करते हैं। अपने समकालीन लेखन पर इस प्रकार की ईमानदार समीक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि समीक्षा में कृति महत्वपूर्ण होती है, न कि कृतिकार। अच्छी कृति काल के प्रवाह में भी धूसरित नहीं होती, इसलिए उसके महत्व को रेखांकित किया जाना आवश्यक है। लेकिन इसके साथ कृति में कोई दोष है और वह अपने वर्ण विषय के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, तो उसे रेखांकित करना भी समीक्षक का ही काम है। यह काम कृतिकार का मोह देखकर या उसकी मित्रता देखकर नहीं किया जा सकता। यह ऐतिहासिक कार्य है जिसे आलोचकीय ईमानदारी से ही किया जा सकता है। कहना होगा कि भारतीय हिंदुयोगीन आलोचना पुस्तक समीक्षाओं के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में अपना स्थान बनाने लगी थी। हिंदी आलोचना का यह आरंभ निश्चित ही उसकी सम्यक दृष्टि का परिणाम है। समीक्षा के साथ भारतीय हिंदू युग में नाटकों के लिए चुनौती बने पारसी थिएटर पर भी विचार विमर्श शुरू हुआ। प्रेमगंजी पारसी थिएटर को तत्कालीन बंगला, मराठी और गुजराती रंगमंच से भी अधिक विकसित मानते हुए कहते हैं, इनके पर्दे और नाट्यालय की सजावट के साथ सुंदर और सजीले अभिनय के चारों गुण से युक्त पात्र और उनकी समस्त प्रकार के हाव भाव कटाक्ष कहाँ तक गिना में सभी अच्छा है। लेकिन भारतीय हिंदू प्रेमगंजी के इस विचार से सहमत नहीं थे। एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुंतला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यंत खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने और पतली कमर बल खाए यह गाने लगा, तो डॉक्टर थिबो बाबू, प्रमथा दास, मित्र प्रवृत्त विद्वान यह कहकर उठाए कि अब देखा नहीं जाता। भारतीय हिंदू के सामने दर्शकों की रुचि पहले है
यदि नाटक में ऐतिहासिक पात्रों को इस प्रकार के गर्हित रूप में दिखाया जाता है तो नाटक की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। दर्शक के सौंदर्य बोध को बनाए रखकर अच्छे नाटक की रचना और उसका मंचन उनका उद्देश्य था। भारतीय युग में सिर्फ हिंदी आलोचना की शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि आलोचना की भाषा पर भी विचार किया गया। इस युग की सीमा यह है कि एक ओर यह रीतकालीन सौंदर्यबोध और भाषा प्रयोग के चमत्कारों से उबरने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर जनता से सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास कर रहा था। जनता के जुड़ाव के कारण भाषा की संवेदनशीलता और उसकी प्रभावी पहुंच का दायित्व बोध इन्हें था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु की इस देन को रेखांकित करते हुए लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य प्रवर्तक माने गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में जो आधुनिक गद्य है उसका आविर्भाव 1867 के आसपास हुआ था। इससे पहले ब्रजभाषा ही साहित्य की मान्य भाषा थी। आचार्य शुक्ल ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा किया। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। नाटक दृश्य काव्य है जो जनता से सीधे सीधे जुड़ता है। श्रव्य काव्य की विधाओं में भाषा के सीधे सीधे प्रभाव छोड़ने के उतने खतरे नहीं हैं जितने नाटक में हैं। नाटक जनता के बीच भाषागत प्रभाव से सफलता प्राप्त करता है। इसलिए भारतेंदु काल में यदि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का विकास नाटक के माध्यम से हुआ है तो यह हिंदी गद्य की उज्ज्वल परंपरा का प्रमाण है। भारतेंदु युग के सभी साहित्यकारों ने भाषा संबंधी विचार किए, जो या तो निबंधों में प्रकट हुए या समीक्षाओं में। उनके समय में भाषा एक रूप ले रही थी, इसलिए उस पर विचार आवश्यक था। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारतेंदु मंडल के ही सदस्यों में भाषा को लेकर मतभेद था। नाटकों की भाषा भी एक जैसी नहीं थी और नाटकों की समीक्षा करते हुए भी अच्छी भाषा के संबंध में अलग अलग विचार प्रकट किए गए थे। चूँकि उस समय गद्य और पद्य की 2 अलग भाषाएं थीं, कोशिश की जा रही थी कि दोनों की एक ही भाषा हो, यह संभव नहीं हो पा रहा था। भारतेंदु स्वयं असमंजस में थे, इसीलिए वे खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। उनके समर्थक उनका नाम लेकर ब्रजभाषा का समर्थन और खड़ी बोली का विरोध कर रहे थे। तब अयोध्या प्रसाद खत्री ने चिढ़कर बड़े जोश में लिखा, ब्रजभाषा कविता के पक्षपाती बाबू हरिश्चंद्र की दुहाई देते हैं, इसलिए बाबू हरिश्चंद्र के वचन का खंडन होना आवश्यक है। बाबू हरिश्चंद्र ईश्वर नहीं थे। खत्री जी का यह कथन ब्रजभाषा के समर्थकों को अच्छा नहीं लगा था और इससे उन्हें दुख हुआ। भारतेंदु के अंतिम पद डंका कूच का बज रहा मुसाफिर को वे अपने समर्थन में प्रयोग कर रहे थे कि यह पद लगता खड़ी बोली का है, लेकिन इस पर पूरा प्रभाव ब्रजभाषा का है। जब एक भाषा का प्रारूप तय किया जा रहा था, तब इस प्रकार का विवाद स्वाभाविक और स्वस्थ दिशा का संकेत है। कुछ लोगों के मन में ये चिंता थी कि अंग्रेज सरकार को हिंदी फूटी आंख नहीं सुहाती। ऐसे में यदि ब्रजभाषा से रिश्ता टूट गया और खड़ी बोली को नहीं ला सके तो हिंदी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। चिंता यह भी थी कि सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए उर्दूदां यह नहीं चाहते थे कि उर्दू की जगह कोई अन्य नई भाषा ले। वे प्रचार कर रहे थे कि खड़ी बोली कठिन है, उसमें संस्कृत के शब्द अधिक हैं, इसलिए उसे समझ पाना कठिन है। श्रीधर पाठक ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हिंदी के गद्य व पद्य की उन्नति हम लोगों पर निर्भर है, सरकार पर नहीं। स्पष्ट है कि कोई भी सरकार यह तय नहीं कर सकती कि लोक और साहित्य की भाषा क्या हो। समय विशेष की रचनात्मकता ही अपनी भाषा तय करती है और वही भाषा मान्य भी होती है। प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ब्रजभाषा के समर्थक थे, लेकिन वातावरण में जो गर्मी थी उसके कारण प्रताप नारायण मिश्र को यह कहना पड़ा कि क्षमा करें,
हम खड़ी हिंदी के विरोधी होते तो हानि पर हानि सहकर ब्राह्मण का संपादन क्यों करते। यह बात सही है, लेकिन वे जिस खड़ी बोली का समर्थन कर रहे थे वह खड़ी बोली ब्रज भाषा से प्रभावित थी। उनके शकुंतला नाटक में जो पद्य का प्रयोग है उसमें इसे भली भांति देखा जा सकता है। प्यारी ने पाया पिया मन भाया, क्या ही विधाता ने जोग मिलाया। इस पद पर ब्रज की लावनी का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। अक्टूबर दिसंबर 1887 के हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने एक नया राग छेड़ते हुए खड़ी बोली का पद्य नामक पुस्तक की समीक्षा में यह लिखा, कविता के लिए उत्तम और उपयुक्त भाषा ओज माधुर्य गुण विशिष्ट बुंदेलखंड ही की मर्दानी बोली है, क्योंकि भाषा कवियों के हृदय के समूह के उसी प्रांत में हुए हैं। खैर उसके अभाव में मधुर पर जनानी ब्रज की भाषा भी उपयुक्त है। ठेठ बैसवारे की बोली की कविता न जानिए क्यों मुझे बहुत ही भाती है। गोसाई तुलसीदास की कविता में सब प्रकार की बोली पाई जाती है, इसी से वह अधिक सर्वसम्मत और मधुर है। कहाँ तो भाषा की एक रूपता के प्रयास किए जा रहे थे और कहाँ भट्ट जी अपनी अवधि को लेकर आ गए और सैकड़ों वर्षों से साहित्य की मान्य ब्रजभाषा को उन्होंने जनानी भाषा तक कह दिया। इससे ब्रजभाषा समर्थक और नाराज हुए। उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी। भाषा का यह विवाद भारतेंदु के बाद तक चलता रहा और बाद में 20वीं शताब्दी में जब आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला तब उन्होंने दो टूक कहा कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। भाषा की यह समस्या केवल रचनाकारों के लिए ही नहीं अपितु आलोचकों के लिए भी चिंता का कारण थी। एक समय में अलग अलग भाषाओं में निबंध कविता और नाटक लिखा जाए तो उसका मूल्यांकन कठिन हो जाता था। कहना न होगा कि यह वह समय था जब समीक्षक वर्ण विषय और प्रस्तुति के साथ भाषा की एकरूपता और उसकी सहज ग्राह्यता पर भी विचार करते थे। किसी भी कृति को समझने में भाषा का महत्व निर्विवाद है। लोक सियाई और लोक के संस्कारों में पगी भाषा पाठक और दर्शक को सीधे प्रभावित करती है। यह कहना उचित है कि इस लोक भाषा का निर्माण भारतेंदु और उनके मंडल के सदस्यों ने किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भारतेंदु संस्कृत के महान पंडित थे। संस्कृत के पंडित होने और नित्य प्रति पंडितों की संगत होने पर भी उन्होंने अपनी भाषा में पंडिताऊपन नहीं आने दिया। वह जनभाषा और जन साहित्य की आवश्यकता समझते थे, इसलिए भाषा को उन्होंने वैसा ही रूप दिया। भारतेंदु युग की यही सबसे बड़ी खूबी है कि वह जनता का साहित्य है। उनकी भाषा न दरबारों की है, न सरकारी अफसरों और कचहरी के मुहर्रिरों की। वह जनता की भाषा है जिसमें अत्यधिक ग्राम संपर्क के चिन्ह भले हों, नागरिक बनाव श्रृंगार और टीप टाप का अभाव है। उस पर अवधि और ब्रजभाषा की गहरी छाप है। जो लोग कहते हैं कि हिंदी का जन्म एक शुद्ध और बहिष्कार की भावना से हुआ है कि उससे सब विदेशी शब्द निकाल दिए जाएं और संस्कृत के शब्द ठूंस दिए जाएं, उन्हें यह समझना चाहिए कि भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र राधाचरण गोस्वामी आदि लेखकों ने ही हिंदी को उसका आधुनिक रूप दिया है। एक बार उनकी रचनाओं को पढ़कर देखिए कि उनकी भाषा में विदेशी शब्द अपनाए गए हैं या उनका बहिष्कार किया गया है। हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु काल में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षा के रूप में हुआ था। तब किसी कृति या रचनाकार के गुणदोष बताकर एक नई आलोचना पुस्तक लिखने की परंपरा नहीं थी। ऐसी परंपरा यूरोप में पहले से थी, जिसका प्रभाव तब तक हिंदी में नहीं आ सका पाया था। भारतेंदु लगभग सभी विधाओं में लिखना और लिखवाना चाहते थे, पर उन्हें जीवन बहुत कम मिला। इसलिए अपने बृहत अनुभव और गंभीर अध्ययन के बल पर वे जितना कर सके वह हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर तो है ही, साथ ही हिंदी आलोचना के विकास के लिए भी मील का पत्थर भी है। उनकी चिंताएं व्यापक थीं, इसलिए वे चाहते थे कि उनके मित्र लेखक भी इस दिशा में आगे आएं। इसलिए उनके जीते जी उनका एक अनोखा मंडल तैयार हो गया था, जिसने हिंदी की अन्य विधाओं के साथ आलोचना को भी एक दिशा दी।